स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे थे और सर की गाइडेंस से हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तक के सारे फंडामेंटल राइट्स को समझा था। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को समझने के लिए हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को सुन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डिस्कस करेंगे एंड ये कहना गलत नहीं होगा, ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स को किसी भी सिचुएशन में ब्रीच किया जाए, फिर चाहे वो स्टेट के द्वारा हो या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन को एक ऐसा राइट प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके इंडियन सिटीजन्स सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स आर हार्म्ड or abused. In the Supreme Court, this right is protected by Article 32 of Indian Constitution. Similarly, High Court में Article 226 के थ्रू citizens की fundamental right को protect किया जाता है। इसी right को हम constitutional remedies के नाम से भी जानते हैं। Fundamental rights को protect करने के लिए local courts के पास भी कुछ अधिकार होते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि fundamental rights हमेशा protect करे जाए अपार्ट फ्रॉम मार्शल लॉ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के अंदर है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिटीजन्स को एक गारंटीड, इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड की जा सके फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है पर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के थ्रू ये अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर्स, डायरेक्शंस या रिट्स के इशू करते सही अपने ये राइट एनफोर्स करे टू एनफोर्स एंड टू इंश्योर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 के प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का एक प्रोटेक्टर और इंश्योरर की तरह इस्टेब्लिश करता है। फर्दरमोर, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ओवर द पावर्स टू इशू रिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। सर, डॉक्टर BR अंबेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोला करते थे। सो वी आर क्यूरियस टू अंडरस्टैंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला जाता था, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारी कोर्ट्स को फंडामेंटल राइट्स का एक प्रोटेक्टर कैसे बनाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में एस्पिरेंट्स को डॉक्टर BR अंबेडकर के कमेंट्स को समझना चाहिए। डॉक्टर BR अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में अक्सर कहा करते थे कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट। वो बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट को इसी आर्टिकल के द्वारा जो भी राइट्स दिए गए हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड्स है दैट अ नेशन कैन प्रोवाइड टू इट्स इंडिविजुअल्स फॉर देयर सेफ्टी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ड्राफ्टिंग कमेटी के दूसरे मेंबर्स भी उनकी बात से एग्री करते हुए बोलते थे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक ऐसा राइट है जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर दी है। हम रिट्स को एक रिटन ऑर्डर के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं जो हायर अथॉरिटी का कोर्ट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर किसी इंडिविजुअल को इशू कर सकता है। रिट्स को तब इशू किया जाता है जब किसी सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास रिट्स इशू करने की पावर आर्टिकल 32 से आती है और हाई कोर्ट के पास यही पावर आर्टिकल 226 के थ्रू आती है। रिट पिटिशन को केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फिर इनजस्टिस के केस में भी फाइल किया जा सकता है। ये बेसिकली एक रेमेडियल मेजर होता है प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिट्स का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया। पहला कारण, सिटीजन्स अपनी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट एनी कोर्ट ऑर्डर्स। दूसरा राइट ये है कि ऐसा एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए कि उस एग्रीव्ड के पास उन कोर्ट ऑर्डर्स के पीछे या कुछ ऑर्डर्स के पीछे आगे जाकर उसका कोई समाधान मिले जो कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। और तीसरा कारण, रिट्स के माध्यम से ये इंश्योर किया जाए कि जस्टिस इज ऑलवेज सर्व्ड एंड नेवर डिनाइड। सर, रिट्स के टॉपिक में स्टूडेंट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स समझने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप सिंपल वर्ड्स में हमें बता सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स क्या होती हैं? आर्टिकल 32 and Article 226 of the Indian Constitution provides separate provisions but parallel provisions regarding writ jurisdiction. There are 5 types of writ we can understand. पहली, writ of habeas corpus, दूसरी writ of mandamus, तीसरी writ of prohibition, चौथी writ of certiorari and पांचवी writ of quo warranto. इसी श्रृंखला में हम पहली writ जानेंगे। फर्स्ट, habeas corpus। ये एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी। ये रिट उस ऑफिशियल के अगेंस्ट इशू की जाती है जो डिटेन करता है किसी इंडिविजुअल को। इस रिट के थ्रू उस ऑफिशियल को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि क्या वो ऑफिशियल उस आदमी को, उस इंडिविजुअल को डिटेन तो किया है, बट क्या उसने कोर्ट में उसे प्रेजेंट किया है। दिस रिट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल कन्फाइनमेंट या इलीगल डिटेंशन भी। ऐसा डिटेंशन पुलिस कस्टडी में भी हो सकता है और प्राइवेट कस्टडी में भी, बट ये रिट प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल लिबर्टी को। और इस रिट के थ्रू कोर्ट्स को पावर है टू अंडरस्टैंड द लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, और कोर्ट्स ये कह सकते हैं कि आपका डिटेंशन लीगल है या नहीं। दूसरी रिट है मैंडमस। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वी कमांड। ये एक ऑर्डर होता है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटीज़ को अप्रोप्रिएट मैनर में परफॉर्म करने की ऑर्डर देता है। बेसिकली ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई लोअर कोर्ट या फिर कोई कॉरपोरेशन या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज़ को करने में नाकाम हो जाए। इस रिट के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि यदि कोई अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से फॉलो नहीं करती तो उन्हें इस रिट के थ्रू कमांड किया जाएगा टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है कि ये रिट प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं इशू की जा सकती। इट इज़ इशूड ओनली अगेंस्ट द स्टेट। इसका नेचर स्टैट्यूटरी होता है और डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकता। इसी सीरीज में थर्ड रिट है प्रोहिबिशन। इसको पॉपुलरली स्टे ऑर्डर भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है टू फॉरबीड और टू स्टॉप। सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू प्रोहिबिट एनी लोअर कोर्ट टू कंडक्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी केस। इसे सिंपल वर्ड में समझे तो ये रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए इशू करता है ताकि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उस केस की प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दे और हायर कोर्ट्स को ट्रांसफ़र कर दे। जब ये रिट इशू हो जाती है देन केस की सारी प्रोसीडिंग्स कम टू एन एंड। प्रोहिबिशन इज इशूड अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट्स और सेमी जुडिशियल बॉडीज़। इसी सीरीज में फोर्थ रिट है सर्शियररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। ये रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है फॉर डिक्लेयरिंग एन ऑर्डर नल एंड वॉइड जो ऑलरेडी पास किया जा चुका है बाय एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। पर ये उस कंडीशन में इशू की जाती है जब वो ऑर्डर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की अगेंस्ट हो या फिर उस ऑर्डर में, उसके जजमेंट में किसी तरह का एरर और उस एरर की वजह से ऑर्डर प्रॉपर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ना हो। ये 3 फॉलोइंग कंडीशंस में इस रिट को इशू किया जा सकता है। पहली, जहाँ पर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो किसी कोर्ट या किसी अथॉरिटी का। दूसरी, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, कोई इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन से बढ़कर कोई काम कर रहा हो तब वहाँ पर। और तीसरा,
जहां पर एरर ऑफ लॉ हुआ हो। सर, प्रोहिबिशन और सर्श्योररी की रिट में क्या डिफरेंस होता है? प्रोहिबिशन और सर्श्योररी में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन की रिट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को किसी केस के प्रोसीडिंग्स को रन करने से रोकती है। प्रोहिबिशन की रिट ऑर्डर डिक्लेयर होने से पहले ही इशू हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सर्श्योररी किसी ऑर्डर के पास होने के बाद इशू होती है और इसी रिट के थ्रू किसी भी ऑर्डर को जो पास किया जा चुका है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट रिट की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ रिट इज क्यो वारंटो। इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट वारंट्स और व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये रिट तब इशू की जाती है जब किसी इंडिविजुअल को उस ऑफिस को होल्ड करने से रोकना हो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड ही नहीं है। इस रिट के इशू होने के बाद उस पर्सन को अपनी अथॉरिटी डिफाइन करनी पड़ती है बाय विच ही और शी होल्ड्स दैट ऑफिस। अगर वो ऐसा करने से असहमत हुआ तो उसको अपना ऑफिस भी वैकेट करना पड़ता है। सर, जब कोई यूपीएससी एस्पिरेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को पढ़ता है तो उसे बहुत सारे जजमेंट्स को भी स्टडी करना पड़ता है। वो जजमेंट्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? The Supreme Court has been inconsistent with its position regarding Article 32। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कुछ ना कुछ अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके प्रीवियस स्टेटमेंट से या जजमेंट से। इसका मतलब कुछ केसेस के थ्रू हम इसको हाईलाइट होते हुए देखेंगे। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन केस में कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि पिटिशनर को सेंट्रल एंड यूपी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना चाहिए। Instead, petitioners should have approached the court। वहीं नागपुर बेस्ड मैन डिफेमेटरी केस के अंदर the same bench directed him to approach the high court first rather than going Supreme Court first। वहीं अर्नब गोस्वामी केस में कोर्ट ये कहता है कि राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोर्ट को अप्रोच करने से रोका जाएगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देन ये इनजस्टिस कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस को सीरियसली अफेक्ट करेगा। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनके अकॉर्डिंग क्या इंडियन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच होने पर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और ईच इंडिविजुअल जज का ये डिस्क्रिशन हो सकता है टू डिसाइड कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं। फिर कुछ जजेस का ये भी मानना हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से पहले केस की प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में जानी चाहिए। जैसे कि हमने कुछ देर पहले कुछ रीसेंट जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बारे में देखा। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और कभी उन्होंने कहा कि पिटिशनर का एक फंडामेंटल राइट है टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। वहीं रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ हियरिंग ऑफ अ प्ली सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32 को डिस्करेज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 कैपेबल है टू डील सच मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में पहली रेमेडी होती है कि ट्रायल कोर्ट्स में जाए, फिर वो अपील हाई कोर्ट में हो और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए। ये एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो तो आपको हमेशा राइट होता है टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। सर, क्या हर सिचुएशन में आर्टिकल 32 इम्प्लीमेंट होता है या देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन? देखा जाए तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 33 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 32 का एप्लीकेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। द कोर्ट also have upheld 50th Amendment Act to Article 33, which delegated rule-making power to the executive in order to ensure proper discharge of their duty। सर, आपने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
दोनों के पास सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट्स इशू करने की भी पावर होती है। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए इन्वोक किया जाता है। बोथ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर्स है टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 और 226 रिस्पेक्टिवली। हालांकि कुछ डिफरेंसेस है इन दो आर्टिकल्स के अंदर और दोनों के पावर्स में। आर्टिकल 32 को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए इन्वोक किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 को ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए बल्कि अदर लीगल राइट्स को भी एनफोर्स करने के लिए इन्वोक किया जा सकता है। अगर हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि हाई कोर्ट की पावर्स अंडर आर्टिकल 226 आर मच वाइडर दैन द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के केस में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। अंडर आर्टिकल 32 रिट्स को इशू करना सुप्रीम कोर्ट्स के लिए मैंडेटरी हो जाता है, वेयरएज अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है टू इशू रिट्स। स्टूडेंट को ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई है वो पावरफुल ऑर्डर्स होते हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट्स। रिट्स मोस्टली स्टेट के अगेंस्ट तब इन्वोक की जाती है जब PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है। आज की एक्सप्लेनेशंस के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हर सिचुएशन में प्रोटेक्टेड रहते हैं थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। बहुत जल्दी हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ। कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट के एपिसोड्स को ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि गूगल पॉडकास्ट, कुकू FM, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, हब हॉपर एटसेट्रा। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन हैं। थैंक यू।